हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में बात की थी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स। ठीक है, वी हैव क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज लायोफिलिक एंड सेकंड वन इज लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, ये हमने दो टाइप देख लिए थे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था प्रिपरेशन कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं कोलाइड को फॉर्म करने के। ठीक है, तो जो आपके लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, वो आपके सिंपल मेथड के जरिए हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। बट फॉर लायोफोबिक कोलाइड वी हैव टू यूज सम स्पेशल मेथड्स। ठीक है, वो हमने देखे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। द फर्स्ट वन इज डिस्पर्जन मेथड आपका, एंड अनदर वन सेकंड वन इज कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, जो आपका डिस्पर्जन मेथड था उसमें हमने तीन टाइप देखे थे। एक तो था आपका मैकेनिकल डिस्पर्जन, ठीक है, सेकंड वन था आपका ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वन था आपका पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन में क्या होता है आपका, जो आपकी पीपीटी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, कोलाइड में, P2C, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो होता क्या है इस प्रोसेस में, पेप्टाइजेशन में कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है कि आपकी जो पीपीटी होती है वो क्या करती है, हम उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो वो जो पीपीटी होती है अपने एक कॉमन आयन को क्या करती है, अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जिससे उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब जब आपके पास पीपीटी में मॉलिक्यूल्स के पास चार्ज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, सेम चार्ज अपने आप को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस रिपल्शन की वजह से वो दूर दूर जाएंगे, दोबारा एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, तो आपकी पीपीटी फॉर्म नहीं हो पाएगी, मतलब वो एक कोलाइड का फॉर्म अपना लेगी। ठीक है, कोलाइड फॉर्म हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे आपके कंडेंसेशन मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो कंडेंसेशन मेथड जो होते हैं आपके दो टाइप में हमने इसको क्लासिफाई किया। एक है आपका फिजिकल मेथड और सेकंड है आपका केमिकल मेथड। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड्स, कंडेंसेशन मेथड्स। ठीक है, हमने इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट है आपका फिजिकल मेथड्स, और सेकंड है आपका केमिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके फिजिकल मेथड्स के बारे में। ठीक है, ये आपके फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, फिजिकल मेथड्स के जरिए हम कैसे कोलाइड फॉर्म करते हैं वो देखिए। इसको हमने दो टाइप में आपका क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है आपका बाय एक्सचेंज सोलवेंट। हम क्या करेंगे, इसमें सोलवेंट को एक्सचेंज करेंगे, बाय एक्सचेंज सोलवेंट। जो आपका सेकंड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, बाय चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी पार्टिकल्स। आपके जो डीपी पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट को चेंज करके हम कोलाइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट वन हम देखते हैं बाय एक्सचेंज सोलवेंट। ठीक है, सोलवेंट को कैसे एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, देखिए सोलवेंट को एक्सचेंज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जो हम एक तरीका होता है जिसे हम काम में लेते हैं। देखिए, ठीक है ना, सोलवेंट को एक्सचेंज कैसे किया जाता है, जैसे हमने पानी में कुछ मिलाया, ठीक है, और सोलवेंट एक्सचेंज करना मतलब पानी को हटा के कोई और सोलवेंट डाल देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फास्फोरस का हम सोल बनाते हैं। ठीक है, फास्फोरस को जब आप अल्कोहल में मिलाते हो, ये आपका सोल्यूबल होता है, और इससे आपको फास्फोरस का क्या मिलता है, सोल मिलता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, इसमें हम क्या तरीका काम में लेते हैं, सबसे पहले हम सोल बनाते हैं अपना, जहाँ पे जैसे फास्फोरस और अल्कोहल का हमने बनाया। ठीक है, वहाँ पे जो आपका अल्कोहल है ये डीएम है और फास्फोरस आपका डीपी है। ठीक है, हमने फास्फोरस को अल्कोहल में मिलाया, लेकिन हमने यहाँ अल्कोहल की क्वांटिटी कम रखी। ठीक है, जैसे
5 ml आपका एल्कोहल हमने लिया, उसमें हमने 2 ग्राम फास्फोरस डाल दिया। तो यहाँ पे जो डीएम है वो क्या है आपका एल्कोहल। बाद में हमने क्या किया, इस सोल को 200 ml का वाटर लिया और उसमें मिला दिया। तो अब देखिए आप डीपी पार्टिकल क्या है आपके, फास्फोरस है, और एल्कोहल तो वैसे भी पानी में सोल्यूबल होता ही है। तो अब आपका जो डीएम हो गया है वो क्या हो गया है, वाटर हो गया है। क्यों? क्योंकि उसका एमएल क्या है, ज़्यादा है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो सोलवेंट है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने एल्कोहल को निकाल लिया और वाटर डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको सोलवेंट एक्सचेंज करना होता है तब आप सबसे पहले जो सोल बनाते हो वो कम क्वांटिटी में बनाते हो, उसके बाद उस क्वांटिटी को आप किसी बड़े क्वांटिटी में मिक्स कर देते हो। इस टाइप से आप क्या करते हो, सोलवेंट का एक्सचेंज करते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डिटोल का आपने लिक्विड अगर देखा होगा तो उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज टाइप का उसका कलर होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक कोलाइड का फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें भी आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो आपका सोल बना रहता है, मिक्सचर रहता है वो। ठीक है, तो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, उसमें से जब आप एक ढक्कन लेते हो और जब अपनी बाल्टी में डालते हो तो आप देखोगे कि आपकी जो बकेट है उसमें जब कलर हो जाता है, वाइट सा कलर हो जाता है, मतलब जो डिटोल है उसकी टर्बिडिटी हो जाती है पूरी बकेट के अंदर। वही होता है जब आप इसको फॉस्फोरस और एल्कोहल के साथ मिक्स करोगे तो ये फॉस्फोरस का सोल बनाएगा। ठीक है, जब आप इसको वाटर में डाल दोगे तो ये आपका सोलवेंट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो आपके इस वो जो है, जैसे हमने डिटोल को मिक्स किया था बकेट में तो पूरी सी क्या हो गई थी, वाइट टर्बिडिटी हो गई थी पूरी बकेट में। तो इस टाइप से वो क्या हो गया था, आपका कोलाइड फॉर्म हो गया था। ठीक है, पहले आपका सॉल्यूशन रहेगा, क्यों? क्योंकि डिटोल किसी और कंपाउंड से मिलके बना हुआ है पहले। उसके बाद जैसे उसने आपने पानी में मिक्स किया तो आपने उसका सोलवेंट एक्सचेंज कर दिया। सोलवेंट एक्सचेंज करने से क्या हुआ, आपके टर्बिडिटी फॉर्म हो गई और उसने एक कोलाइड का फॉर्म एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कोलाइड का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, और सोलवेंट का क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो फास्फोरस का जब आप एल्कोहल के साथ मिक्स करोगे तो फास्फोरस और एल्कोहल का सोल बनेगा। इसमें आप क्या, इसको आप किस में ऐड करोगे, वाटर में। एडेड टू वाटर जब आप वाटर में ऐड करोगे तो आपको फास्फोरस का क्या मिलेगा, सोल मिलेगा, या फिर आपको कोलाइड बोल सकते हो, फास्फोरस सोल, जिसमें आपका डीएम क्या होगा, वाटर, मीडियम क्या होगा, वाटर। आपने सोलवेंट को एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें बाय चेंजिंग फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी पार्टिकल, जो डीपी पार्टिकल है उसकी फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, इस कंटेनर में हम भरते हैं आपका चिल्ड वाटर। क्या फिलअप करते हैं हम, चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर हमने क्या किया, इसमें फिलअप कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जिसका भी हमें सोल बनाना है, ठीक है, कोलाइड फॉर्म करना है, जैसे सल्फर ले लीजिए, सल्फर की हम वेपर्स इसमें से पास करेंगे। ठीक है, वेपर ऑफ सल्फर की वेपर्स हम यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे ही इस कंटेनर के अंदर आएगी सल्फर की वेपर, जिसमें आपका चिल्ड वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो वेपर्स जैसे ही यहाँ आएंगी वो क्या होगी, यहाँ पे आके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, कंडेंस होगी और पूरे इसमें फैल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किया, जो फिजिकल स्टेट जो पहले गैसियस फॉर्म में थे उनको हमने कंडेंस फॉर्म में कर दिया है। यहाँ हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं। वे हमने सल्फर की वेपर्स को क्या कर लिया, कंडेंस कर लिया। ठीक है, इसलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो कोलाइड फॉर्म होता है वो होता है आपके सल्फर का। ठीक है, एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, कोलाइड ऑफ सल्फर या फिर सोल ऑफ सल्फर। अगर आपको सल्फर का सोल बनाना है तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फास्फोरस का बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है ना, एग्जाम्पल फिक्स होते हैं इनके। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये दो आपके सिंपल से फिजिकल मेथड्स होते हैं। ठीक है, इनमें ऐसा कोई एज सच कोई याद रखने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, देखो और भूल जाओ,
कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की, ठीक है, इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बात आएगी आपके जब केमिकल मेथड्स आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं, उनको आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। इनमें ऐसा कोई एज सच खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखोगे तो आपको याद हो ही जाएंगे कि कैसे हम सॉल्वेंट के एक्सचेंज करते हैं, आपको पता पड़ ही गया है कि ठीक है, पहले सोल बनाओ कम क्वांटिटी में, उसको लार्ज क्वांटिटी वाले सॉल्यूशन में मिला दो, ठीक है, तो आपको सोल मिल जाएगा, कोलाइड फॉर्म होगा आपका। एक्सचेंज सोलवेंट का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। फिजिकल स्टेट एक्सचेंज करनी है तो क्या करो, वेपर फेज में सल्फर लो, उसको कंडेंस कर दो चिल्ड वाटर में, ठीक है, उससे आपका सोल ऑफ किसका मिलेगा, सल्फर का मिलेगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आपके केमिकल मेथड्स के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं केमिकल मेथड्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके 4 रिएक्शंस रहेगी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके फिजिकल, तो हमने देख लिए केमिकल मेथड्स के बारे में। सेकंड है आपका केमिकल मेथड्स। देखिए अगर हम बात करें केमिकल मेथड्स की, ठीक है, तो ये 4 टाइप के हैं और इनमें 4 रिएक्शंस होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट है आपका डबल डीकम्पोजिशन, यही लिख लेते हैं हम, डबल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, ठीक है। सेकंड आएगा आपका दैट इज ऑक्सीडेशन। थर्ड वन इज रिडक्शन और फोर्थ वन आएगा आपका हाइड्रोलिसिस, ठीक है। डबल डीकम्पोजिशन, इसमें क्या होगा, आपके जो एटम्स है वो एक्सचेंज होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे हम सोल बनाते हैं आपका AS2O3 की, अगर हम रिएक्शन करवाएं H2S के साथ, ठीक है, तो आपको AS2S3 का सोल मिलेगा और साथ में H2O फॉर्म होगा, ठीक है। ये AS2S3 का आपको सोल फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन और सल्फर ने क्या किया है, अपनी पोजीशन को क्या किया, एक्सचेंज किया है, ठीक है। डबल डीकम्पोजिशन, इसीलिए हम इसे बोलेंगे। और यहाँ पे AS2S3 का आपको सोल मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फिक्स है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। AgNO3 की बात करें हम, Ki के साथ रिएक्शन करा दीजिए, इससे आपको AgI का सोल मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, KNO3, ठीक है। एग्जाम्पल फिक्स है, आपके एक्सचेंज हो रहे हैं एटम्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में अगर क्या होगा बात करें तो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम काम में लेते हैं H2S, उसकी रिएक्शन हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर आप सल्फर का देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 से इसमें ऑक्सीडेशन होगा और ये 0 में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सल्फर का सोल मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया है सल्फर आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको सल्फर का सोल मिलेगा। रिडक्शन की बात करें हम, रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, AuCl3 का होगा। आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले लीजिए, जैसे SnCl4 ले लीजिए, आप SnCl2 ले लीजिए, ठीक है। SnCl2 किस में जाएगा, आपके SnCl4 में जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिलेगा, गोल्ड का सोल। ये सब एग्जाम्पल और रिएक्शन फिक्स है, यही पूछे जाएंगे, अगर पूछते हैं तो आपको यही पूछे जाएंगे। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, Au+3 है, +3 से 0 में चला गया, मतलब रिडक्शन हो गया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस में हम काम में लेंगे आपके FeCl3, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब H2 वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको FeOH इसका क्या मिलेगा, सोल मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शंस हैं, चारों नाम से आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मान लो इनमें दूसरा भी रिएक्शन दे दी जाए और आपको पूछ लिया जाए कौन से टाइप की है, तो वो भी आप बता सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है
वो रिडक्शन मेथड हो जाएगा। जहाँ पे H2O के साथ रिएक्शन हो रही तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और जहाँ पे आपके एटम्स एक्सचेंज हो रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आपका डबल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुई आपके केमिकल मेथड। चारों हैं, चारों इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड मैंने बोल दिया आपको उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ तो भी, बट इनको आपको ध्यान होनी चाहिए और रिएक्शन पे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो आपके कोलाइड्स होते हैं, हमने प्रिपरेशन के मेथड्स तो देख लिए, अब हम देखते हैं कि कोलाइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हमने पहले ही देख ली है, जैसे कोलॉइड्स जो होते हैं आपके नेचर में कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं या फिर हेट्रोजीनियस होते हैं। कोलॉइड्स होते हैं आपके हेट्रोजीनियस, ठीक है, नेचर में। ठीक है, अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो इसको हम एनिमल मेम्ब्रेन से फिल्टर कर सकते हैं, बट आपकी जो नॉर्मल आपका फिल्टर पेपर होता है उससे हम इसको फिल्टर नहीं कर सकते। वो सब हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली है बेसिकली। यहाँ हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। देखिए, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, दैट इज चार्ज ऑन कोलॉइड्स। चार्ज ऑन कोलॉइड्स, जी हाँ, कोलॉइड्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, ये नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज होता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए एक प्रिंसिपल हम काम में लेते हैं, दैट इज आपका जो होता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एक थ्योरी है वो हम यहाँ पे काम में लेते हैं, दैट इज प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इसमें होता क्या है, आपका जो कोलाइड्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कॉमन आयन को क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है अपनी सरफेस के ऊपर। ठीक है, उसको हम देखते हैं एक बार, इसका एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे होता है ये। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि द चार्ज ऑन ए कोलॉइड, द charge on a colloid is due to the adsorption of or preferential adsorption of common ion on its surface of colloid particle। ठीक है, देखिए प्रेफरेंशियल, ये वर्ड थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। जैसे हम बात करते हैं AgNO3 की, अगर हम रिएक्शन कराएं Ki से, ठीक है, तो आपको AgI का सोल मिलता है। ठीक है, साथ में आपको KNO3 मिलेगा। यहां अगर हम Ki को एक्सेस में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, Ki को एक्सेस में ले लेते हैं, तो एक्सेस Ki में यहाँ पे अगर AgNO3 की रिएक्शन हमने करवाई Ki से, और Ki आपका क्या एक्सेस में है। ठीक है, मान लो ये आपका AgI का क्या बना है, कोलाइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, कॉमन आयन को एड्सॉर्ब करेगा। एक्सेस में कौन है आपके, K प्लस और I माइनस, तो आपका एक्सेस में Ki है तो K प्लस और I माइनस, और AgI है तो कॉमन आयन कौन सा हुआ, I माइनस। तो AgI क्या करेगा, I माइनस को अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करेगा, क्या आपके I माइनस। ठीक है, ये क्या करेगा, अपने I माइनस आयन को अपनी तरफ एड्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो अब आप इससे अगर दूर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इस कोलाइड के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप AgI माइनस। ठीक है, मतलब AgI ने क्या किया, I माइनस को एड्सॉर्ब किया अपनी सरफेस के ऊपर। तो ये है आपका नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करें कि दूसरी रिएक्शन अगर हम लेते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को आप छोड़ दीजिए, सेकंड रिएक्शन लेते हैं हम AgNO3 प्लस KI की लेते हैं, और इस बार हम एक्सेस में किसे लेते हैं, AgNO3 को। ये आपका एक्सेस में है। अगर ये आपका एक्सेस में है तो रिएक्शन क्या होगी, वापस वही AgI प्लस KNO3 फॉर्म होगा। AgI का आपको सोल मिलेगा या कोलाइड मिलेगा, ये आपका AgI, ठीक है। अब इस बार कॉमन आयन कौन सा हो गया है, एक्सेस में AgNO3 है तो Ag प्लस क्या हो गया, इस बार कॉमन हो गया है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये Ag प्लस को अपनी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा। तो यहां से अगर आप दूर से देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन सा चार्ज दिखेगा, कोलाइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड, क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, ठीक है ना। तो कोलॉइड के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपका कॉमन आयन कौन सा है जिसको वो एड्सॉर्ब कर रहा है। अगर वो केटायन हो गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कोलॉइड के ऊपर, अगर वो एनायन हुआ तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका जो कोलाइड्स होंगे, ठीक है ना, वो चार्ज होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो AgI में आपके ऐसा नहीं कि कुछ आपके I माइनस मतलब नेगेटिवली चार्ज कोलाइड होंगे और कुछ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोलाइड के अंदर जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे वो या तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स होंगे या फिर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स होंगे, ठीक है ना। या तो AgI आपके I माइनस को ही एड्सॉर्ब करेगा या फिर AgI आपके Ag प्लस को ही एड्सॉर्ब करेगा, दोनों को एड्सॉर्ब नहीं करेगा एक साथ, ठीक है। तो आपका जो कोलाइड्स होगा, जितने भी उसमें पार्टिकल्स होंगे, सबके ऊपर सेम चार्ज रहेगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। एक चीज ये, बट आपका जो कोलाइड्स होता है वो तो होता है नेचर में न्यूट्रल। तो वो न्यूट्रल कैसे हुआ, न्यूट्रल ऐसे होता है कि ये जो आते हैं आपके, ये डीपी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डीपी पार्टिकल्स है ये। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है उसका सेम इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है जो कैरी करता है आपका DM, जो आपका मीडियम होता है, उसके ऊपर सेम और अपोजिट चार्ज होता है। इसलिए आपका जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, अपोजिट और इक्वल चार्ज होगा। इसीलिए जो आपका कोलाइड्स होता है वो नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑल द कोलाइड्स इन्हें all the colloid particles contain same charge. All the colloid particles contains same charge in a colloid. That is the negatively or that is in the negatively charged colloid all particles that is dp, ठीक है, जितने भी आपके कोलाइड पार्टिकल्स हैं that is dp will have same charge, will have same negative charge, क्योंकि आपका कोलाइड्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। बट जो आपका कोलाइड होता है, कंप्लीट कोलाइड, वो नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि जो DM होता है, ये तो आपका DP है, जो DM होता है वो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखता है सेम, ठीक है। इसलिए जो आप दोनों मिलके आपस में क्या हो जाते हैं, आपका कोलाइड फॉर्म करते हैं। कोलाइड जो होता है आपका वो नेचर में न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। The DM particles contain equal and opposite charge. That is why the colloid is neutral.
इन नेचर। ठीक है, चार्ज होता है कोलाइड के ऊपर, ठीक है, डिपेंड करता है उसने कौन से कॉमन आयन को एड्सॉर्ब किया है, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जो आपका कंप्लीट कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जो डीएम पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। चलिए इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसी के बारे में कुछ और बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसी से आगे, ठीक है। देखिए चार्ज और कोलॉइड में हमने क्या देखा था कि ये आपका AgI का कोलाइड है, ठीक है। इसने क्या किया, अपने चारों तरफ I माइनस आयन को क्या किया, एड्सॉर्ब किया, ठीक है। ये आपके I माइनस आयन, KI में से इसने I माइनस को एड्सॉर्ब किया। अगर हम नेगेटिवली चार्ज कोलाइड की बात करें तो, ठीक है, ये आपका I माइनस, ठीक है। अब अगर I माइनस को इसने एड्सॉर्ब कर लिया तो सॉल्यूशन के अंदर जो आपका कोलाइड है उसके अंदर K प्लस आयन जो होंगे वो फ्री मूवमेंट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो K प्लस आयन बाद में क्या करेंगे, इस I माइनस के चारों तरफ, इस I माइनस को क्या करेंगे, चारों तरफ से सराउंड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपके K प्लस, K प्लस क्या करेंगे, इसे चारों तरफ से सराउंड करना स्टार्ट करेंगे I माइनस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो टाइप की लेयर बन जाती है, एक तो I माइनस की लेयर और एक होती है K प्लस की लेयर। इसे हम बोलते हैं आपकी इलेक्ट्रिक डबल लेयर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। यहाँ पे एक लेयर होती है फिक्स, ये जो आपकी I माइनस की जो लेयर है ये होती है फिक्स्ड लेयर, होती है फिक्स्ड लेयर। मतलब ये अगर एक बार अटैच होगी तो फिर अलग नहीं होगी, ठीक है। जबकि जो आपकी K प्लस की जो लेयर है ये है आपकी मूवेबल लेयर, मूवेबल या फिर इसे आप मोबाइल भी बोल सकते हो, या फिर मूवेबल की जगह आप इसे डिफ्यूज लेयर बोल सकते हो, डिफ्यूज या फिर मोबाइल लेयर, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। दो लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक डबल लेयर, ठीक है। अब देखिए ये K प्लस और ये I माइनस दोनों चार्ज स्पीसीज हैं, अपोजिट चार्ज स्पीसीज हैं, तो और दोनों आपस में अटैच किए हुए हैं, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। एक नई टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज जेटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे, जेटा पोटेंशियल। होता क्या है, कुछ नहीं होता है, सिंपल द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन अपोजिट आयंस या फिर बिटवीन इलेक्ट्रिक डबल लेयर, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका जेटा पोटेंशियल, ठीक है। तो आप लिख सकते हो द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डबल लेयर, इलेक्ट्रिक डबल लेयर, उसे हम क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा है, कोई वर्ड है, मतलब वर्ड है जिसको आपको ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए किसी भी कोलाइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी आपके चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। मतलब चार्ज से आप किसी भी कोलाइड की स्टेबिलिटी को कंपैरिजन कर सकते हो, वो भी हम देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो द स्टेबिलिटी ऑफ a colloid can
also be explained can also be explained on the basis of charge प्रेजेंट ऑन इट, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर भी आपकी कोलाइड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। देखिए कैसे, कोलाइड क्या होता है, जैसे ये आपका कंटेनर मान लीजिए, ये आपका जो भी सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें आपके कोलाइड की जो ये आपका डीएम हो गया, इसमें आपके डीपी पार्टिकल्स, ठीक है, जो डिस्पर्स हैं, ठीक है। तो जब तक आपके ये जो डीपी के पार्टिकल्स है ये फैले हुए हैं आपके डिस्पर्स मीडियम में, तब तक आपका कोलाइड है, स्टेबल है। लेकिन अगर ये सारे के सारे डीपी के पार्टिकल्स क्या हो जाए, एक साथ इकट्ठे हो जाए, एग्रीगेट हो जाए और एक साथ बॉटम पे आ जाए, तो क्या होगा, ये एक पीपीटी का फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, मतलब एक्वायर कर लेंगे। जैसे ये आपका वही सॉल्यूशन, ठीक है, जितने भी आपके कोलाइड के पार्ट, ये डीपी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक जगह पे एग्रीगेट हो जाए, इकट्ठे हो जाए, सब नीचे की तरफ। तो अब ये कोलाइड नहीं बचा है आपका, अब ये आपका क्या हो गया, ये पीपीटी फॉर्म हो चुकी है आपकी, कोलाइड नहीं बचा है, ठीक है। तो अगर ये जो चार्ज स्पीसीज है, मान लो अगर ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइड है, तो इन सब के ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, आपका नेगेटिव होगा। ये जितने भी कोलाइड्स हैं सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब सबके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कभी भी ये आपके एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे। अगर एक दूसरे के नज़दीक आए, अगर एक दूसरे के नज़दीक आ गए तो पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। बट अगर ये चार्ज कोलाइड है तो इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है तो इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये कभी भी एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाएंगे। नज़दीक आएंगे फिर आपके अलग हो जाएंगे रिपल्शन की वजह से। तो ये चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या है, जो आपका कोलाइड है ये स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके जितने भी डीपी के पार्टिकल्स हैं ये सब अलग अलग रहेंगे, कभी एक साथ इकट्ठे होकर नहीं हो पाएंगे। जबकि अगर इकट्ठे हो गए, चार्ज नहीं हुआ कोलाइड के ऊपर, तो क्या होगा, ये आपका पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलाइड। इसको हम किसके बेसिस के ऊपर डिपेंड कर, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्ज के बेसिस पे, कि आपके कोलाइड के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उससे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो कि दी सिमिलर चार्जेस present on colloid particles, the similar charges present on colloid particles and due to this these colloids or these particles do not aggregate, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज नहीं आते हैं। एंड these particles do not aggregate and form a stable कोलोइड, ठीक है। एक स्टेबल कोलोइड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को कर लिया। चलिए तो देखिए, द सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट ऑन कोलोइड particles and due to this these particles do not aggregate and form a stable colloid, ठीक है। if anyhow साथ में लिखिए आप, if anyhow the charge present
ऑन कोलॉइड इज न्यूट्रलाइज, इसके ऊपर अगर हम चार्ज को कंप्लीट खत्म कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल के मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये एक जगह के आगे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और आपका पीपीटी फॉर्म कर लेंगे। तब मतलब आपकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज की वजह से ही जो आपके कोलाइड है वो स्टेबल है, ठीक है। चार्ज खत्म हो गया तो वो पीपीटी फॉर्म कर लेंगे, जिससे आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कोलाइड की खत्म हो जाएगी। तो इफ एनी हाउ द चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलॉइड इज न्यूट्रलाइज्ड, then the colloid will be unstable and becomes PPT, आपके PPT फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यही है कोलाइड की स्टेबिलिटी, सिंपल है। चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज भी होता तो पॉजिटिव क्या करते, रिपेल करते, ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे। इसकी वजह से ये आपस में कभी भी एक साथ नहीं हो पाएंगे, आपके जो डीएम है उसके अंदर डिस्पर्स फॉर्म में ही रहेंगे, तो आपकी जो कोलाइड है वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा। जैसे ही आपका चार्ज खत्म हो गया, अगर हम किसी तरीके से इसको हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है, चार्ज को खत्म कर देते हैं, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो आपका कोलाइड है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो आपके कोलाइड्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से वो एग्जांपल हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट होते हैं ये एग्जांपल्स भी, क्योंकि कभी कभी एग्जांपल्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, इनमें से क्या है, किसी भी पॉइंट से या किसी भी एक लाइन उठा के आपको क्वेश्चन फॉर्म कर दिए जाते हैं, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए जो ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट आएंगे आपके पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स, और यहाँ हम लिखते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड के बारे में, तो डायरेक्ट एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट ये होते हैं आपके मेटल ऑक्साइड्स या फिर आपके मेटल हाइड्रोक्साइड्स, सोल्स। ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स की कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ ले लीजिए सेकंड, पॉजिटिव की तरफ बात करें तो जो ब्लड होता है आपका, ब्लड वो भी आपका एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है, या फिर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो भी आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होता है, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए बेसिक डाइस, अगर हम बात करें बेसिक डाइस, इसका एग्जांपल है दैट इज मिथाइलिन ब्लू। ये तीन एग्जांपल्स है जो आपको ध्यान होने ही चाहिए, रट लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें रटने की भी होती है, ठीक है, तो रटना है इनको, आप सीधा सिंपल कहें तो, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये आपके बुक में भी इतनी ही है, तो इनको तो अपने को याद रखना ही है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज की अगर हम बात करें तो मेटल और मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स में। जैसे गोल्ड मेटल ले लिया, ये गोल्ड सोल हो गया, ठीक है। या फिर हमने देखा था AS2S3 सल्फाइड, वो किस कैटेगरी में आएंगे, आपके नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स की कैटेगरी में, ठीक है। सेकंड आप देखिए स्टार्च, जिलेटिन या फिर गम, ये आपके नेगेटिवली चार्ज कोलाइड की कैटेगरी में आएंगे। थर्ड ये हैं आपके, थर्ड है एसिडिक डाइस। यहाँ पे आपका बेसिक डाइस थी, ये आपके एसिडिक डाइस, ठीक है।
वो किस कैटेगरी में आएंगे, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड की कैटेगरी में। एग्जाम्पल आप लिखिए कोंगो रेड, कोंगो रेड, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल है, डायरेक्ट याद ही रखने, ठीक है ना, इनमें और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा कोलाइड पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा कोलाइड आपका नेगेटिवली चार्ज है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके कि जो चार्ज होता है वो कैसे पता चलता है किसी भी कोलाइड्स के ऊपर कि वो नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये सब अपने एक ही पॉइंट में आएंगे, दैट इज अभी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, चार्ज ऑन कोलाइड्स, सब उसी के अंदर आते हैं ये, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बेसिकली बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक नेगेटिव होगा और आपका एक पॉजिटिव, ठीक है, एक कैथोड हो गया और एक एनोड हो गया, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या किया है, कोलॉइड को आपने फिल कर दिया इसमें, ठीक है, कोलॉइड को क्या किया आपने इसमें फिल कर दिया, ठीक है। उसमें आपके डीपी के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब डीपी के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है। ये आपके डीपी के पार्टिकल्स हैं जो बिखरे हुए हैं हर जगह आपके, ठीक है। ये आपके डीपी के पार्टिकल्स हो गए। तो देखिए अगर डीपी के पार्टिकल्स पे अगर मान लो हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव मान ले, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, आपके पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव है, किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, आपके पॉजिटिव की तरफ। अगर ये जो आपके कोलाइड हैं ये अगर पॉजिटिव दैट इज एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कोलाइड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, सिंपल, बस दिस इज द ट्रिक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दी, क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, द मूवमेंट ऑफ colloidal particles, the movement of colloidal particles towards oppositely or towards opposite electrode, the movement of colloidal particles towards opposite electrode is known as electrophoresis, and it confirm the presence of charge on colloid, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। एक चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है इम्पोर्टेंट, वो है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपके डीपी की जो पार्टिकल्स हैं, डीपी है, उनका मूवमेंट होता है, किसका, डीपी का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको आपको हाईलाइट करके लिखना है, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस there is movement of dp particles occur, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए इसके जैसा ही सेम एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। तो देखिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए,
अगर ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए किसी भी तरीके से, अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो डीएम के जो पार्टिकल हैं, डीएम दैट इज डिस्पर्सन मीडियम, उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट होना, मतलब मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये चीज़ आप आपको भी ध्यान रखनी है, दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ये क्या होता है, इफ एनी हाउ वी स्टॉप या फिर वी स्टॉप द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, वो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे अपोजिट चार्ज लगा के कर सकते हैं। ठीक है, या अपोजिट पोटेंशियल जो आपका डिफरेंस है उसको अपोजिट करके हम इनके मूवमेंट को रोक सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से अगर हमने उनके मूवमेंट को रोक दिया तो क्या होगा, जो डीएम के पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, वी स्टॉप द मूवमेंट ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स, देन द डिस्पर्जन मीडियम दैट इज डीएम starts dispersion medium particles starts moving towards the opposite electrodes. In presence of electric field. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, सब जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है ना, टुवर्ड्स द अपोजिट इलेक्ट्रोड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो आपका सोलवेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स का नहीं होता है, सोलवेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। यहाँ पे भी आपका डिस्पर्जन मीडियम का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए सेम टू सेम इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पे लिखी, इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूवमेंट किसका होता है, डीपी पार्टिकल्स का, जबकि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, डीएम पार्टिकल्स का। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है, देयर इज मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे डीपी था, यहाँ पे क्या आएगा आपका डीएम पार्टिकल्स आकर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम एक और छोटा सा इसी में पॉइंट है उसको भी आज कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, आपके एक और छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स के अंदर ही है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एक और नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है, इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं पीएच से। किससे, पीएच से। होता क्या है, देखिए वही आपका, अगर हम मान लो इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, ये आपके दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, एक कैथोड हो गया और एक आपका क्या हो गया, एनोड। ठीक है, ये नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे
कोलाइड का सॉल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है, ठीक है, और बीच में आपके क्या कराएंगे, डीपी के पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्पर्स फेस। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं पीएच से। किससे, पीएच से। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, मान लो ये पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। कोलाइड की वो पीएच, कौन सी, कोलाइड की वो पीएच जहाँ पे आपका ये जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो नेट मूवमेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब जो आपके कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो ना तो कैथोड की तरफ ना ही आपके एनोड की तरफ कहीं पे भी उनका मूवमेंट नहीं हो जाता है, मतलब वो रुक जाते हैं। उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, देखिए आप लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड as the pH at which the net movement of colloidal particle stops, या फिर जीरो, रुक जाता है, कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। It is defined as the pH at which the net movement of collider particles stops or zero, and it means there is no charge on colloidal particles at this point, एट दिस pH, और इसी pH को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एंड दिस pH इज नॉन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि इनका मूवमेंट स्टॉप हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे पीएच हमने जो भी हमने ली, हम पीएच को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने पीएच को हम इंक्रीज कर रहे हैं मान लो, तो मान लो पीएच बराबर 3 पे क्या होता है, ये जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं मान लो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इनका मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम पीएच आपका जो कोलाइड सॉल्यूशन है वहाँ पे H+ आयन को इंक्रीज कर रहे हैं। पीएच को इंक्रीज करना मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना, तो H+ इंक्रीज हो रहे हैं, कोलाइड के ऊपर आपका माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे होता क्या है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, और एक टाइम या एक पीएच ऐसा पॉइंट आता है, ठीक है, जब आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपके जो कोलाइड्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वो ना तो आपके कैथोड की तरफ ना ही आपके एनोड की तरफ किसी की तरफ आपका मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट होता है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कोलाइड्स है ये स्टेबल कब है, आपका जो कोलाइड है ये स्टेबल कब होता है, जब आपके डीपी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, यहाँ पे बिखरे हुए रहते हैं सब तरफ। ठीक है, अगर ये एक जगह आके इकट्ठे हो गए और पीपीटी इन्होंने बना लिया तो वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की हम बात करें, ध्यान रखना यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है वो क्या है, स्टॉप हो गया कोलाइडर पार्टिकल्स का। इसका मतलब यहाँ पे जो कोलाइडर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर इनके ऊपर चार्ज होता तो वो या तो पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ, किसी भी तरफ उनका मूवमेंट तो होता ही होता।
तो पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ऊपर उनका जो चार्ज है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, मतलब वो न्यूट्रल हो चुके हैं। अगर वो न्यूट्रल हो चुके हैं तो वो किस फॉर्म में रहेंगे आप, वो अब आपके कोलाइड की फॉर्म में रहेंगे यहाँ पे नीचे, जबकि आपका जो डीएम है वो आपका ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका कोलाइड क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं लीस्ट स्टेबल हो जाता है। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। यहाँ पे आप नोट करके लिखिए, एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, जहां भी हमने लिखा है देयर इज नो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स एट दिस पीएच, और इसी पीएच को हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर कोलाइड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो वो आपका लिस्ट स्टेबल होता है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द कोलाइड इज लिस्ट स्टेबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये छोटे छोटे जितने भी होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने। क्लियर है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, अबाउट हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड के लिए देखा था कंडेंसेशन मेथड देखे, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मेथड्स उतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केमिकल मेथड्स याद रखने हैं। 4 टाइप के हैं, 4 रिएक्शन है, चारों को आपको ध्यान रखना है। डबल डिकम्पोजिशन हो गया आपका, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी कोलाइड्स की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज ऑन कोलाइड्स। कोलाइड्स की के ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज होता है उसकी वजह से कोलाइड्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और चार्ज क्यों होता है, क्योंकि आपका जो कोलाइड होता है वो प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब करता है कॉमन आयन को अपनी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, या तो नेगेटिव या आपका पॉजिटिव। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हमने देखे, वो इम्पोर्टेंट है। और चार्ज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो प्रोसेस हमने देखी, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, और अगर उन नेट मूवमेंट को अगर हम रोक देते हैं, ठीक है, डीपी के जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट अगर हम रोक देते हैं, जो आपके चार्ज कोलाइड्स हैं उनका मूवमेंट, तो डीएम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं आपके मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, और लास्ट में हमने बात की आपके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। ये ऐसी पीएच होती है जहाँ पे आपका कोलाइड जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका नेट मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब उस कंडीशन पे, उस पीएच पे आपके कोलाइड के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वहाँ पे आपका जो कोलाइड है वो लिस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये, दैट इज चार्ज ऑन कोलाइड, ये यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।